वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है किष्किंधापुरी। आप मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब मूवी तो मुझे बहुत ही मस्त लगी, मस्ट वॉचेबल जरूर है। यह हॉरर कम सस्पेंस थ्रिलर मूवी ज्यादा लगी। मूवी के एंड तक भी कुछ सस्पेंस रिवील होने लगते हैं। डायरेक्टर भाई साहब ने स्टोरी पर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्कआउट किया और इसी तरह स्पेशली मूवी का विलन माइंड ब्लोइंग। मूवी का विलन और कोई नहीं वही नानजप्पा है, लोका में था ना वही। सो रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1999 किष्किंधापुरी गांव से, जहां पर एक रेडियो स्टेशन को दिखाया जाता है। कुछ बंदे इस रेडियो स्टेशन पर आकर शायद यहाँ पर काम करने लगते हैं और इस रेडियो स्टेशन को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी दिनों से बंद पड़ा है। जब ये 6 बंदे काम कर रहे होते हैं तो उसी वक्त किसी कमरे से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती रहती है। डर के मारे ये 6 लोग एक साथ चेक करने के लिए उस कमरे पर जाते हैं। उस कमरे को ओपन करने पर उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी वक्त वहाँ की एक अजीब की शक्ति उनके एक फ्रेंड को बहुत मारने पीटने लगती है। बच्चे लोग डर के मारे जब उस कमरे से बाहर जाने वाले होते हैं तो उसी कमरे में एक रेडियो होता है। उस रेडियो में कुछ आवाजें सुनने को मिलती है, मतलब उस रेडियो में इन्हीं लोगों के नाम बताते रहते हैं। देखते ही देखते उस कमरे में काफी सारा धुआं भी फैलने लगता है। उस कमरे से बाहर जाने ही वाले होते हैं तो तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और तभी बचे 5 लोग एक चीज को देखकर शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि इन पांचों के पास एक बड़ी वाली मक्खी आने लगती है। मतलब दरवाजा बंद होने के बावजूद भी वो मक्खी उस कमरे में अंदर घुसकर वहाँ के सारे लोगों को मार देती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसी गांव के एक मंदिर को दिखाया जाता है। अब इस मंदिर में कुछ फेस्टिवल चल रहा होता है। तभी एक बच्चा गुलेल लेकर एक बैलून को फोड़ देता है। उसी बैलून के पीछे एक बंदर होता है। उस बंदर को गुस्सा आकर उस मंदिर में तबाही मचाने लगता है। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मूवी के हीरो की एंट्री होती है, राघव। आग में उसी एक बंदर का बच्चा फंस जाता है तो ये राघव उस बंदर के बच्चे को बचाने पर तब जाके वो बंदर शांत होता है। राघव के इस साहस को देखकर वहाँ का पुजारी हाथ में पहनने वाला कड़ा देता है कि भगवान हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन मैथिली को दिखाया जाता है। एक्चुअली राघव, मैथिली और इनका एक और फ्रेंड घोस्ट वॉकिंग टूर नाम की एक छोटी सी कंपनी को रन करते रहते हैं। मतलब लोगों को अबैंडन प्लेसेस पर ले जाकर वहाँ का टूर करवाना। एक्चुअली राघव और मैथिली वहाँ पर ऑलरेडी इनके सेटअप बना चुके होते हैं, फेक कॉस्ट्यूम वाले, फेक सेटअप, और इसी तरह एक अजीब की घोस्ट की कहानी भी बताते रहते हैं। राघव और मैथिली एक साथ एक ही घर में रहते हैं। हर एक दिन 7 विजिटर्स इनकी कंपनी पर आते हैं तो राघव का बॉस उन विजिटर्स से कहने लगता है कि फ्रेंड्स, आप लोगों का थ्रिल बढ़ाने के लिए मैंने एक स्कीम निकाला है। आज आप लोग ही सेलेक्ट कर लो किस हॉन्टेड प्लेस पर विजिट करना चाहते हो। सो एक बंदा चिट्ठी निकालने पर सुवर्णा माया नाम का एक रेडियो स्टेशन नाम निकल कर आता है। ये नाम सुनते ही राघव और मैथिली शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कभी वहाँ पर गए ही नहीं। मतलब इन दोनों की प्लान में ये प्लेस थी ही नहीं, इनका सेटअप वहाँ पर है ही नहीं। अब जो भी हो विजिटर्स को टूर करवाना तो पड़ेगा। इस तरह से राघव और मैथिली रात होने के बाद इन सारे विजिटर्स को उस रेडियो स्टेशन पर ले जाने लगते हैं। इस ट्रिप में पूरे 7 लोग होते हैं। राघव और मैथिली के साथ साथ एक छोटी बच्ची भी होती है जो इनकी पड़ोसन होती है। मतलब इस बच्ची को स्कूल की छुट्टी होती है, इसीलिए इनके साथ चली आई। स्पेशली राघव और मैथिली इस बच्ची से बहुत प्यार करते रहते हैं। खैर फाइनली ये लोग आधी रात को उस रेडियो स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जो सच में गांव से बहुत ही दूर होता है, सुनसान एरिया में। यहाँ आने के बाद ये विजिटर्स तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और ये लोग यहाँ पर आने की अपनी अपनी वजह होती है। किसी को भूतों पर यकीन नहीं होता, किसी को भूत देखना होता है। जब ये सारे लोग दरवाजे के पास जाते हैं तो वो दरवाजा लॉक होता है और इसी तरह दरवाजे के पास काफी सारी चीजें लगी होती है। मतलब जैसा लगता हो कि यहाँ पर कोई रिचुअल हुआ हो। राघव कोई चीज लेकर उस ताले को तोड़ने पर एक के बाद एक उस रेडियो स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। एक्चुअली ये रेडियो स्टेशन वही रेडियो स्टेशन होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, जहाँ पर एक साथ 6 लोग मारे गए थे। ये लोग अंदर आने के बाद एजुअल से राघव इन लोगों को एक झूठी हर्रर कहानी बताने लगता है कि सुवर्णा और माया नाम के 2 लड़कियों को यहाँ पर मार दिया गया। तभी एक बंदा कहने लगता है, अरे चुप करो यार, तुम्हारी झूठी कहानी। अगर यहाँ पर भूत है तो कहाँ पर है, हमें देखना है बस। हम भूत देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, कहानी सुनकर सोने के लिए नहीं। मैथिली कवर करने के लिए कहने लगती है, भूत यहाँ वहाँ क्यों होगी,
रेडियो में होगी। एक बंदी कहने लगती है तो उस रेडियो को ऑन करो ना, देखते हैं कैसी भूत बाहर आती है। इस तरह से वहाँ के लोग जिद करने लगते हैं राघव और मैथिली से। अब राघव एक मिशन के पास जाकर इस रेडियो स्टेशन को ऑन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये मिशन वर्क ही नहीं होती। जब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, उसी वक्त उस रेडियो स्टेशन की लाइट्स फ्लिकरिंग होने लगते हैं और उसी तरह एक रेडियो में कुछ बातें सुनने को मिलती है। मतलब वो बातें बहुत ही पोएट्री टाइप की होती है और उसी तरह उस रेडियो स्टेशन के सामान इधर उधर बिखरने लगते हैं। डर के मारे फटाफट से जब ये सारे लोग उस रेडियो स्टेशन से बाहर आते हैं तो शॉकिंगली इनकी वैन आग में जल रही होती है। उसी वक्त उस रेडियो स्टेशन के दरवाजे अपने आप बंद होकर वही आवाज इन लोगों को सुनने को मिलती है कि सुवर्णा माया में आप लोगों का स्वागत है। अब यहाँ से एक और प्रोसेस शुरू होगा, तुम लोगों में से एक भी बंदा बच नहीं पाएगा। खैर सुबह होने के बाद राघव, मैथिली और उसका फ्रेंड एक चाय की दुकान के पास आकर बैठे रहते हैं और उसी रात के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तभी इनकी बातें एक बच्चा सुनकर ये भी शॉक में रह जाता है कि भैया आप लोग उस रेडियो स्टेशन पर गए। मैंने सुना है कि जो कोई भी वहाँ पर जाता है वापस लौट कर नहीं आता। आप लोग फटाफट से घर जाकर अपने कपड़े जला दीजिए और इसी तरह पवित्र पानी से स्नान कर लीजिए, बुरा साया आपके पास नहीं आएगा, ऐसा मेरी माँ ने कहा। अब इस बच्चे की बातें सुनकर राघव लाइट लेने लगता है कि इसकी माँ ने इसको कोई कहानी सुनाई होगी, वही हमें सुना रहा है। उस रेडियो स्टेशन में सच में भूत है तो और अच्छा है ना, विजिटर्स को रियल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन मैथिली और उसका फ्रेंड थोड़ा डरते रहते हैं कि अगर उस शैतान ने हमें मार दिया तो। खैर उसी रात दो लोको पायलट्स को दिखाया जाता है। कल रात ये दोनों भी राघव की टीम के साथ उस रेडियो स्टेशन पर गए थे। फिलहाल जब ये दोनों ट्रेन चला रहे होते हैं तो जंगल के बीच रास्ते पर सिग्नल नजर आने की वजह से ये दोनों ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि यहाँ पर क्यों सिग्नल डाला, शायद आगे ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम होगी। सो सिग्नल क्लियर होने का ये दोनों वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत खिड़की के पास आकर असिस्टेंट से पूछने लगती है कि बेटा मुझे थोड़ा खाना दे दो, खाना खाए हुए एक हफ्ता हो गया। वो असिस्टेंट कहने लगता है अरे बुढ़िया इतनी रात को इस जंगल में भी क्यों मांग रही हो, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली। सो जब ये असिस्टेंट अपना खाना उस बुढ़िया को देने ही वाला होता है तो तभी इसका बॉस रोकने लगता है, अरे पागल उसे खाना मत दो। इस तरह से खिड़कियां बंद कर देता है, डांटने लगता है क्या तुम पागल हो, कोई इंसान इतनी ऊपर कैसे आ सकता है, और वो भी वो बूढ़ी औरत। मतलब क्राइम थोड़ा हाइट में होती है ना, तो वो बुढ़िया इसके फेस के पास आकर भीख मांगा था। फटाफट से ये दोनों ट्रेन की इंजन स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी इनके रेडियो में वही आवाज सुनने को मिलती है जो उस रेडियो स्टेशन में सुना था। उस रेडियो में इन दोनों के नाम बोला जाता है कि अब तुम दोनों बच नहीं सकते। उसके बाद क्या था, थोड़ी देर के बाद इन दोनों की चीखने की आवाज सुनाई देती है। सुबह होने के बाद राघव के पड़ोसन वो छोटी बच्ची राघव के घर पर आकर बेअफ करने लगती है। इसी बातों ही बातों में वो बच्ची एक पर्स अपनी जेब से बाहर निकालती है। राघव पूछने पर वो बच्ची कहने लगती है कि ये पर्स मुझे उस रेडियो स्टेशन में मिला था, कल रात हमें गए थे ना वहाँ पर। तभी बिहारी नाम का एक विजिटर राघव को फोन करके कहने लगता है कि कल रात हमारे साथ जो दो लोको पायलट्स आए थे उन दोनों की मौत हो गई। ब्रो मुझे लगता है कि उन दोनों को भूत नहीं मारा। यह सुनने के बाद राघव और मैथिली शॉक में रह जाते हैं। तो सच में दूसरी तरफ एक रेलवे ट्रैक के बगल में उन दोनों की लाश पड़ी होती है और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। पुलिस वाले आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर एक भी क्लू ही नहीं मिलता। पुलिस वाले जाने के बाद राघव इस क्राइम स्पॉट पर आता है तो ये नोटिस करता है कि उस भूत ने उन दोनों को मारकर स्वास्तिक का सिंबल बनाया था। उसी रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ राघव को एक और छोटा सा गड्ढा नजर आता है। उस गड्ढे के पास बहुत ही बुरी बदबू आती रहती है इसको। इन हत्याओं के बारे में और जानने के लिए राघव दोबारा उसी रेडियो स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पर इसको कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स देखने को मिलती है 1989 के, और इसी तरह एक कमरे में इसको एक बहुत ही पुराना टॉर्च लाइट भी मिलता है। टॉर्च लाइट ऑन करके जब उस कमरे की चेकिंग कर रहा होता है तो एक दीवार पर ऐसे ही स्वास्तिक का सिंबल होता है। बगल में ये भी लिखा होता है कि ये मेरा सिग्नेचर है। उसके बाद राघव घर वापस आकर मैथिली और अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि 1989 में भी उस रेडियो स्टेशन में कुछ लोग मर गए और उन लोगों की डेड बॉडी भी ऐसे ही स्वास्तिक सिंबल में थी। मैथिली कहने लगती है लेकिन ये स्वास्तिक सिंबल एक पवित्र सिंबल है ना। राघव कहने लगता है ये सिंबल तो पवित्र है लेकिन ये सिंबल थोड़ा क्रॉस है, क्रॉस स्वास्तिक नेगेटिव को दर्शाता है। उसी वक्त एक रेडियो में इन तीनों को वही आवाज सुनने को मिलती है कि 11 लोगों में से 2 लोग मारे गए, अब बचे 9 लोग, वो लोग भी अपना सफर तय करने वाले हैं। उसी तरह नेक्स्ट विजिटर का नाम भी सुनने को मिलता है वीरभद्रा। मतलब ये वीरभद्रा भी
राघव की टीम के साथ उस रेडियो स्टेशन पर विजिट करने के लिए गया था। राघव सोचने लगता है कि शायद नेक्स्ट टारगेट वही बंदा है, हमें उसे किसी भी हालत में बचाना होगा। दूसरे सीन में वही वीरभद्रा को दिखाया जाता है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है, मतलब एक वर्कर होता है। किसी जगह पर कुछ आवाजें सुनाई देने की वजह से ये वीरभद्रा वहाँ पर जाने लगता है चेकिंग के लिए। तभी बिल्डिंग के एज पर इसको एक साड़ी लहराती हुई नजर आती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो राघव इस वीरभद्रा के बारे में पता करके उसे बचाने के लिए इसके पास भागते रहता है। इस तरफ जब ये बंदा वीरभद्रा उस साड़ी के पास जाता है तो वो साड़ी गायब हो जाती है। तभी सडनली इसके सामने इसकी मरी हुई वाइफ नजर आती है, हाथ में हथौड़ा लेकर इसके सर पे बार बार मारती रहती है कि ये देखो मैं तुम्हारी बीवी आ गई, चलो हम दोनों निकलते हैं यहाँ से। इस तरह से उसी बिल्डिंग से नीचे धक्का देने की वजह से वो बंदा नीचे गिरकर मर जाता है। मतलब राघव की आंखों के सामने ही ये बंदा नीचे गिर के मर जाता है। इस बंदे को बचा नहीं पाता। सुबह होने के बाद राघव उस बच्चे के घर पर जाता है जिसने इनको आगाह किया था। घर में उस बच्चे की माँ होती है। राघव पूछने लगता है कि उस रेडियो स्टेशन का नाम सुनते ही वो बच्चा क्यों घबराने लगा। उस बच्चे की माँ पूछने लगती है कि उस स्टेशन के अंदर कितने लोग गए। राघव कहने लगता है 11 लोग। वो औरत कहने लगती है सारे लोग मारे जाएंगे। राघव पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ, क्यों विजिटर्स में से 3 लोग मर गए। वो औरत कहने लगती है कि देखिए मुझे ज्यादा नहीं पता, जितना पता है मैं आपको बताती हूँ। 35 साल पहले तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग इस गांव पर आए थे रेडियो स्टेशन स्टार्ट करने के लिए। उस रेडियो स्टेशन में वेदवती नाम की एक लड़की अपनी आवाज दिया करती थी जो बहुत ही अच्छी भी थी। लेकिन अचानक से एक रात क्या हुआ पता नहीं, वो 6 लोग मारे गए। लोग कहने लगे थे कि एक भूत ने उन 6 लोगों को मार दिया। उस घटना के बाद हर रात उस रेडियो स्टेशन में गाने की आवाजें सुनाई देती थी। तो गांव वाले कुछ स्वामी जी को बुलाकर पूजा पाठ करवा के उस रेडियो स्टेशन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी। मेरे पिताजी कहते थे कि पूजा के बाद वहाँ पर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जब राघव पुराने न्यूज़पेपर्स को चेक करता है तो इसको ये बात पता चलती है कि वेदवती 1989 में ही आत्महत्या करके मर गई। उसके बाद राघव अपने फ्रेंड का लैपटॉप लेकर उस दिन के फोटोग्राफ्स चेक करने लगता है तो इसको ये बात पता चलती है अब तक जो 3 लोग मरे वो एक ऑर्डर से मरे। मतलब जिन्होंने पहले उस रेडियो स्टेशन में अपने कदम अंदर रखा वो लोग मरते आ रहे हैं। अब उस भूत का नेक्स्ट टारगेट है वो बच्ची जो राघव और मैथिली के साथ आई थी। और उसी तरह राघव को ये बात भी याद आती है जब ये लोग वहाँ पर गए थे सारे लोगों ने अपने साथ एक रेडियो भी लेकर आए थे। मैथिली से कहने लगता है कि तुम दोनों उन विजिटर्स के पास जाकर सेफ जगह पर लाओ, मैं उस बच्ची की जान को बचाने की कोशिश करूंगा। इस तरफ जब ये बच्ची अपने कमरे में सो रही होती है तो इसके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। राघव फटाफट से उस बच्ची के घर पर जाकर खिड़की के अंदर से झांक कर देखने पर वो बच्ची हवा में लटक रही होती है। राघव बहुत ही मुश्किल से उस घर के अंदर घुसकर उस बच्ची की जान को बचा लेता है। राघव उस बच्ची से पूछने लगता है कि कमरे में कौन आया था तो वो बच्ची उस पुराने पर्स को निकालकर राघव को दिखाने लगती है। मतलब इस पुराने पर्स में किसी की फोटो होती है। उसके बाद राघव मैथिली को फोन करके कहने लगता है कि तुम बाकी विजिटर्स को लेकर दोबारा उसी रेडियो स्टेशन के पास आओ, समाधान भी वही है। सो थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग दोबारा उसी रेडियो स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। इन विजिटर्स के पास जो पुराने रेडियोस होते हैं ना, राघव इन सारे रेडियोस को जला देता है। राघव उस भूत से कहने लगता है कि मैं इन सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ, इन सारे लोगों की जान को बख्श दो, अगर मारना चाहते हो तो मुझे मारो। और शॉकिंगली रेडियो स्टेशन में जो भूत है वो एक लड़की की नहीं बल्कि एक लड़के की होती है। मतलब वॉइस लड़की की होती है लेकिन भूत हालांकि लड़का होता है। राघव कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास 1 मिर्ची 2 नींबू है तो मेरे सामने आओ। ऐसे पीठ पीछे वार लड़कियां करती है, तुम एक नामर्द हो भरोसे वाले। थोड़ी ही देर में उस रेडियो स्टेशन में का भूत इन लोगों को नजर आने पर ये सारे लोग बहुत डरने लगते हैं क्योंकि वो बंदा बहुत ही भयंकर होता है। राघव से कहने लगता है कि अभी ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ और बाकी लोग बचे हैं ना, देखते रहो। उसके बाद राघव, मैथिली और उसका फ्रेंड पुलिस स्टेशन पर जाते हैं उस वेदवती के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तभी वहाँ का एक ट्रांसफार्मर फूट जाने की वजह से पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। सारे पुलिस वाले उस काम में लगे रहते हैं। राघव उस पुराने टॉर्च को अपने हाथ में लेकर एक कमरे में पुराने फाइल्स को चेक करते रहता है। तभी सडनली वो भूत राघव पर अटैक करने लगता है। राघव उस भूत पर ये पुरानी टॉर्चलाइट डालने पर वो भूत कहने लगता है कि इस टॉर्चलाइट को हटाओ, हटाओ मेरे नजरों के सामने से। इस तरह से वहाँ से गायब हो जाता है। उस वक्त मैथिली और उसका फ्रेंड भी दूसरी जगह पर गए थे। राघव मैथिली से ही बात कहने लगता है कि वो भूत मेरे पास आया था
और इस टॉर्चलाइट से डर रहा है। यही हमारी लक्ष्मण रेखा है। उसके बाद राघव, मैथिली, उसका फ्रेंड उस वेदवती के घर पर जाते हैं। वेदवती का फादर कहने लगता है कि जब से मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, मैं उसके कमरे में गया ही नहीं, और इसी तरह मेरी बीवी भी पागल हो गई। जो भी लड़की को देखती उसकी बेटी ही समझती। इस तरह से वेदवती का फादर राघव और मैथिली को वेदवती का कमरा दिखाने लगता है। उस कमरे में तलाश करने पर रघु को एक ग्रुप फोटो नजर आती है, और इसी ग्रुप फोटो में वो बंदा भी होता है जिसने राघव पर अटैक किया। वेदवती के फादर से पूछने लगता है, क्या आप इस बंदे के बारे में जानते हो? ये बंदा कहने लगता है कि मुझे तो इस बंदे के बारे में ज्यादा नहीं पता, ये वेदवती के साथ ही पढ़ाई की थी, मास्टर जी को अच्छी तरह से पता होगा, आप उनके पास जाकर पूछिए। इस तरह से एक मास्टर जी का एड्रेस राघव को बताने लगता है। दूसरे ही दिन ये तीनों उस मास्टर जी के गांव पर जाते हैं उससे मुलाकात करने के लिए। राघव उस मास्टर जी को उस बंदे की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछने लगता है। मास्टर जी कहने लगता है कि बहुत सालों पहले मैं बच्चों को मैथोलॉजी पढ़ाया करता था, तो ये बच्चा भी मेरे पास पढ़ाई की थी, उसका नाम था विश्रवा। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। ये विश्रवा चंद्र ग्रहण के दिन पैदा हुआ और उसी तरह थोड़ा विकलांग टाइप पैदा हुआ। डिलीवरी करने वाली औरतें यही समझने लगी कि विश्रवा चंद्र ग्रहण के दिन पैदा होने की वजह से इसकी ये हालत हुई। डॉक्टर्स विश्रवा के माँ बाप से ये कहा कि विश्रवा को रिकेट्स नाम की बीमारी हुई, इसलिए विश्रवा ऐसा पैदा हुआ। विश्रवा विकलांग होने की वजह से इसका फादर इसको लाइक नहीं करता, लेकिन विश्रवा की माँ इससे बहुत प्यार करने लगती है। विश्रवा के अंदर कमी दिखती ही नहीं इसको। विश्रवा के साथ ही खेलती, इसको कहानियाँ सुनाती, और उसी तरह विश्रवा की माँ इसको चेस भी खेलना सिखाती है। अपनी माँ से ही जीतते रहता है ये। जब जब विश्रवा का फादर उसकी माँ पर हाथ भी उठाते रहता है, विश्रवा अपने फादर को ही धक्का देकर अपनी माँ के पास जाकर इसको समझाने लगता है। उसके बाद एक दिन विश्रवा का मामा विश्रवा को इस मास्टर जी के पास लेकर आता है इसको पढ़ाने के लिए। विश्रवा की आवाज थोड़ी लड़कियों जैसी होती है, लेकिन ये मास्टर जी हमेशा इसको मोटिवेट ही करते रहता है। देखते देखते विश्रवा बड़ा हो जाता है। एक दिन मास्टर जी विश्रवा को स्वास्तिक का सिंबल ड्रॉ करने के लिए कहता है, तो वो विश्रवा थोड़ा क्रॉस तरीके से ड्रॉ करने लगता है, मतलब इसका हाथ थोड़ा टेढ़ा होता है। उसी वक्त गांव में ये अनाउंसमेंट होने लगता है कि हमारे गांव में रेडियो स्टेशन आने वाला है। अगर आपकी आवाज सुरीली है तो सारे स्टेट में आपकी आवाज गूंजने लगेगी। आपके पास एक अच्छा मौका है, आजमा लीजिए। अब विश्रवा के साथ साथ वो वेदवती भी पढ़ती रहती है। इस रेडियो स्टेशन को लाने वाला वेदवती का होने वाला हस्बैंड ही होता है। खैर उसके बाद विश्रवा उस अनाउंसमेंट के बारे में अपनी माँ को सुनाने लगता है, तो इसकी माँ और उसी तरह से इसके मास्टर जी इसको मोटिवेट करने लगते हैं कि तुम्हारी आवाज तो बहुत ही अच्छी है, तुम भी एक बार ट्राई करो। काफी सारे लोग उस रेडियो स्टेशन को अपनी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, तो फाइनली रेडियो स्टेशन वाले विश्रवा की आवाज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सुनने के बाद स्पेशली विश्रवा की माँ बहुत खुश होने लगती है। इसके कुछ दिनों के बाद गांव में वेदवती के पोस्टर छपने लगते हैं, मतलब ये लिखा होता है कि रेडियो पर आप जिसकी आवाज सुन रहे हो वो यही वेदवती है। ये पोस्टर देखने के बाद विश्रवा बहुत दुखी होने लगता है, गुस्से में उस पोस्टर को ही फाड़ देता है। उसी वक्त उस रेडियो स्टेशन वाले से यही बात पूछने के लिए उस रेडियो स्टेशन पर गया। प्रेजेंट डे पर ये मास्टर जी इन तीनों से ही कहने लगता है कि उस दिन वो विश्रवा रेडियो स्टेशन पर गया था, वापस लौटकर नहीं आया। उसके बाद ये तीनों वापस अपने गांव जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में उसी विश्रवा के बारे में बातचीत करते रहते हैं कि उन लोगों ने विश्रवा के साथ इतना धोखा दिया, उसकी आवाज इस्तेमाल करके दूसरों की फोटो डाल दी। तभी सडनली एक कुत्ता इनकी गाड़ी के सामने आने पर राघव सडनली ब्रेक मारता है। वो कुत्ता एक कब्रिस्तान में जाकर गिरा होता है। ये तीनों फटाफट से उस कुत्ते के पास जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। वो कुत्ता सही सलामती होता है। उसी वक्त इन तीनों की नजर एक कब्र पर पड़ती है। उस कब्र को देखकर इन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कब्र और किसी की नहीं उस मास्टर जी की होती है जो अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात किया था। ये तीनों समझ जाते हैं कि वो मास्टर जी नहीं बल्कि विश्रवा की आत्मा थी जो अपनी कहानी बताई हमें। जब ये तीनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं तो मैथिली के हाथ से वो टॉर्चलाइट नीचे गिरकर टूट जाती है। विश्रवा की आत्मा वहाँ पर आकर इन तीनों को डराने की कोशिश करने लगती है। जब ये तीनों गाड़ी में भागने वाले होते हैं इन तीनों को चेस करने लगता है। इसी चेसिंग के दौरान एक लॉरी इनकी गाड़ी को ठोक देती है। यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। जब राघवा का फादर उसके बचपन में उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए स्कूटर पर जा रहा था तो एक लॉरी इन दोनों को ठोक दिया था। उस एक्सीडेंट में राघव तो बच जाता है,
लेकिन इसका फादर वहीं पर मर जाता है। प्रेजेंट डे पर राघव, मैथिली और उसके फ्रेंड को ज्यादा चोट नहीं आती, बस छोटे मोटे जख्म हुए होते हैं। इस हादसे के बाद मैथिली बहुत डरने लगती है कि कहीं वो आत्मा इनको ना मार दे। थोड़ी देर के बाद जब राघव मैथिली के पास नहीं होता तो उस विश्रवा की आत्मा मैथिली की बॉडी में प्रवेश कर लेती है। जब राघव मैथिली के कमरे में आता है तो ऑफकोर्स मैथिली वहाँ पर मौजूद नहीं होती। राघव सारे हॉस्पिटल में मैथिली को ढूंढते रहता है तो फाइनली किसी कमरे में इसको वो मैथिली नजर आ ही जाती है। मैथिली को इस हालत में देखकर राघव के तो होश ही उड़ जाते हैं। उस राघव पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन राघव कोई इंजेक्शन लेकर उस मैथिली को बेहोश कर देता है। उसके बाद जब राघव उस हॉस्पिटल में बस ऐसे ही बैठा रहता है तो उसकी नजर एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ती है। तभी इसको ये बात याद आती है कि इसने उस रेडियो स्टेशन में ऐसा ही एक सिलेंडर देखा था। सोचने लगता है कि रेडियो स्टेशन में गैस सिलेंडर का क्या काम, वो सिलेंडर वहाँ पर कैसे गया। उसी सिलेंडर के बारे में जानने के लिए राघवा उस सिलेंडर को लेकर उस कंपनी पर जाता है। वहाँ के लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पर सुरेंद्र कौन है, लेकिन एक भी वर्कर इसका जवाब ही नहीं देता। जब ये थोड़ा हंगामा करने लगता है तो वो सुरेंद्र बाहर आकर वर्कर्स से कहने लगता है कि इस बंदे को यहाँ से बाहर दफा कर दो। सो यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। फाइनली वहाँ का गैस लीक करके उस सुरेंद्र को पकड़कर पूछने लगता है कि 1989 में यहाँ का सिलेंडर रेडियो स्टेशन में कैसे गया। यह सुरेंद्र राघव को एक शॉकिंग बात बताने लगता है कि उस दिन रेडियो स्टेशन वाले वेदवती की आवाज को ही सिलेक्ट किया था। जब ये बात विश्रवा को पता चली तो विश्रवा गुस्से में उस रेडियो स्टेशन पर जाकर उस वेदवती को बहुत जलील करने लगता है। मतलब कहने लगता है कि मेरी आवाज से भी तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, अब बाहर जाकर सारे गाँव वालों को तुम्हारी आवाज सुनाओ। इस तरह से उसकी साड़ी छीन लेता है। बाद में विश्रवा यही साड़ी पहनकर उस रेडियो स्टेशन के अंदर जाता है, मतलब उन 6 फ्रेंड्स के पास जाता है। वेदवती से शादी करने वाला बंदा विश्रवा से पूछने लगता है कि ये साड़ी तो मेरी वेदवती की है, मेरी वेदवती कहाँ पर है। वो 6 फ्रेंड्स उस विश्रवा को मार पीट कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ बेचारी वेदवती नंगी होकर भागते भागते अपने घर वापस आती है। इसी शर्मिंदगी की वजह से वो वेदवती अपने आप को फांसी लगाकर मार लेती है। जब ये बात उसके मंगेतर को पता चलती है तो इसका मंगेतर बहुत दुखी होने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर वेदवती का मंगेतर और कोई नहीं, उस सुरेंद्र का बड़ा भाई था। सुरेंद्र का भाई विश्रवा को टॉर्चर करने के लिए उसके चेहरे पर हमेशा एक टॉर्चलाइट ऑन करके हर रोज एक गैस को रिलीज करने लगा। टॉर्चलाइट और इस गैस की वजह से विश्रवा काफी दिनों तक सोता ही नहीं। ऑलमोस्ट 12 दिन के बाद उस विश्रवा की मौत हो जाती है उसी कमरे में। बाद में वो 6 फ्रेंड्स विश्रवा की लाश को किसी रेलवे ट्रैक के बगल में जाकर दफना दिया। कुछ दिनों के बाद इसी रेडियो स्टेशन में वो 6 फ्रेंड्स मारे जाते हैं। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सो प्रेजेंट पर असली सच्चाई जानने के बाद राघव के तो होश ही उड़ जाते हैं। राघव पूछने लगता है कि अपनी माँ की विश पूरी करने के लिए विश्रवा ने इतना सब कुछ किया। सुरेंद्र कहने लगता है कि इस घटना के बाद उसके बारे में मुझे एक शॉकिंग बात पता चली कि वो विश्रवा एक पागल बंदा है। जब विश्रवा की पैदाइश हुई उसी वक्त उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। अब बाप तो उसकी केयरिंग नहीं कर रहा था, वो घर की चीजों से बात करने लगा। तभी एक दिन विश्रवा को इसकी माँ का आईना मिलने पर उस आईने में अपनी माँ को इमेजिनेशन करते हुए उस आईने से बात करने लगा। एक दिन विश्रवा का फादर इस मिरर को साइड में फेंक दिया तो विश्रवा गुस्से में आकर अपने फादर को ही मार दिया। सुरेंद्र कहने लगता है कि उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। लास्ट टाइम एक आश्रम वाले गुरुजी उसकी आत्मा को कैद किया था। इस तरह से सुरेंद्र और राघव उस आश्रम पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पहले वाला गुरुजी नहीं होता, दूसरा गुरुजी होता है। ये गुरुजी राघव का हाथ टच करके सारी बातें जान लेता है। राघव से कहने लगता है कि जिस दिन तुम लोग दरवाजा ओपन करके अंदर गए, विश्रवा की आत्मा भी उस रेडियो स्टेशन के अंदर आपके साथ आई। राघव की टीम को वो मिरर नजर आता है जिसे विश्वरा अपनी माँ समझता था। गलती से ये लोग उस मिरर को तोड़ देते हैं तो विश्वरा की आत्मा ने यही सोचा कि ये सारे लोग मिलकर इसकी माँ को मार दिया, इसीलिए एक के बाद एक बदला ले रहा है मारते हुए। गुरुजी कहने लगता है कि हर एक इंसान के रिलेटेड 3 चीजें होती है, डिजायर, थॉट, एक्शन। ये 3 चीजें अभी भी इसी दुनिया में मौजूद है, इसीलिए उसकी आत्मा यहीं पर है। तुम विश्रवा के इन 3 शक्तियों के बारे में पता करके उन तीनों को मेरे पास लेकर आओ, तभी उसकी आत्मा को अंत कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद वो गुरुजी मैथिली को अपने आश्रम पर लाकर बांध के रख देता है, क्योंकि आत्मा तो इसी बॉडी के अंदर है ना। दूसरी तरफ राघव विश्वरा के उन 3 शक्तियों के बारे में पता करने की कोशिश करते रहता है। पहले तो राघव और सुरेंद्र विश्वरा के घर पर जाकर तलाशी लेने पर
चेस बोर्ड नजर आता है। सो पहली शक्ति मिल जाती है, मतलब थॉट। चेस गेम खेलने के लिए दिमाग चाहिए ना। उसके बाद राघव उस रेडियो स्टेशन पर जाकर एक बड़ा सा टावर चढ़ने लगता है। वहाँ पर एक छोटा सा रेडियो होता है उसको हासिल करने के लिए, मतलब वो रेडियो डिजायर को दर्शाता है। विसरवा की यही इच्छा थी ना कि इसकी आवाज सारी दुनिया सुने रेडियो में। बहुत ही मुश्किल से उस रेडियो को हासिल करने लगता है। सो वो दो चीजें लेकर उस गुरुजी के पास आने पर गुरुजी कहने लगता है कि वो तीसरी चीज चाहिए राघव, वरना मैं इस आत्मा को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी विश्वरा की आत्मा बहुत ही पावरफुल होकर वहाँ के सारे लोगों को मारने पीटने लगती है। इसी दरमियान में जब मैथिली राघव को भी मारने की कोशिश करने लगती है तो इसे टच ही नहीं कर पाती, क्योंकि राघव के हाथ में एक कड़ा होता है ना, जो मूवी के स्टार्टिंग में एक पंडित ने इसके हाथ में पहनाया था। राघव अपने हाथ का कड़ा निकालकर मैथिली के हाथ में पहना देता है, जिसकी वजह से विसरवा की आत्मा मैथिली के बॉडी से निकलकर राघव की बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। राघव की आत्मा एक बहुत ही अजीब की दुनिया में चली जाती है, मतलब विसरवा के कंट्रोल में होती है इसकी आत्मा। विसरवा की आत्मा राघव की शक्ल में ही इसके सामने आकर इससे फाइट करने लगता है। असली दुनिया में राघव अपने आप को जख्मी करते रहता है। इस तरफ इसी फाइट के दौरान राघव के हाथ में उस विस्फरा की ताबीज हाथ में आती है। तभी राघव को ये बात याद आती है कि विस्फरा के गले में जो ताबीज होती है वो उसकी माँ की अंतड़ी की होती है और वो ताबीज उसी रेडियो स्टेशन में मौजूद है। राघव यही बात मैथिली को बताने पर मैथिली उस रेडियो स्टेशन पर जाकर वो ताबीज उस गुरुजी को लाकर देती है। वो गुरुजी राघव को कंट्रोल करते रहता है। सो फाइनली वो गुरुजी उन तीन चीजों को अंत करके उसकी आत्मा को नष्ट कर देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद राघव और मैथिली एक छोटे से ट्रिप पर जाने लगते हैं। तभी राघव के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि बचपन से ही वो विसरवा नॉर्मल था, लेकिन जब उसके हाथ वो आईना लगा तभी वो राक्षस बन गया। क्या वो राक्षस बनने के पीछे उसकी माँ का हाथ है? तभी हमको ये दिखाया जाता है जब विस्फरा को उसकी माँ का आईना मिला, उस वक्त उसकी माँ की आत्मा उसके पास ही थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।